जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आईपीसी के रिवीजन का ये अगला पार्ट है। आज हम लोग 319 से जो हर्ट का सेक्शन है वहां से हम लोग रिवीजन करेंगे और देखेंगे आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जहां से सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हम लोग शरीर संबंधी अपराध के विषय में देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल मृत्यु, कल्पेबल होमिसाइड, ठग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग हर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। HURT, हर्ट हर्ट के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर्ट के विषय में डिस्कस करने से क्या है कि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आसान्वित है कि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन, सबसे पहले 319 में उपहति की परिभाषा दी गई है। हर्ट की परिभाषा दी गई, ये कहा गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को क्या करेगा, शारीरिक पीड़ा, कोई फिजिकल पेन देगा, रोग या अंतः शैथिल्य कारित करेगा, वह उपहति करता है, ये कहा गया है। तो सिंपल किसी प्रकार की चोट है या किसी प्रकार का कोई डिजीज है या सिंपली किसी प्रकार से अंग शैथिल्य करता है, तो इस तरीके से जो कहा जाता है कि वो उपाधि कार्य करता है। लेकिन इसका एक ग्रेवियस हर्ट है। 320 में आपको घोर उपाधि के बारे में बताया गया है, ग्रेवियस हर्ट, जिसमें बहुत ज्यादा जो है हर्ट होगा, हर्ट का जो है सिस्टम काफी ज्यादा हो जाएगा। तो घोर उपहति से आपके कंडीशनल सवाल बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन घोर उपहति की श्रेणी में नहीं आते हैं? इसमें जो 7-8 प्रकार दिए गए हैं उनमें से कोई एक को मिस्टेक कर देगा। क्या मिस्टेक करेगा उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि नीचे लिखे गए किसी किस्म में से अगर होता है तो ये घोर उपहति कहलाएगी। पहला जो है वह है पुंसत्व हरण, मतलब किसी का जो है पुरुषार्थ ही खत्म कर देना, तो ये घोर उपहति की श्रेणी में आता है। दूसरा ये कह रहा है कि दोनों में से किसी नेत्र का, देखिएगा कोई भी सिंगल नहीं, दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का अच्छाई अस्थाई विच्छेद, मतलब आंख पे चोट लगना, ऐसा नहीं कि छोटा सा चोट लगा फिर आपको दिख रहा है। हर्ट, ग्रेवियस हर्ट जो गंभीर चोट है, मतलब एक आंख से परमानेंटली आपको दिखना बंद हो जाए, या फिर किसी एक कान से की श्रवण शक्ति में अस्थाई विच्छेद हो जाए, या किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद, जैसे कि आपको वैसे सारे पार्ट जहाँ एक्सल का काम होता है आपके शरीर में, जैसे केहनी मुड़ता है, घुटना मुड़ता है, कलाई मुड़ती है, इन सब चीजों को अगर जोड़ को विच्छेद कर देते हैं तो ये कहा जाएगा कि वो ग्रेवियस हर्ट की श्रेणी में है। किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश, अगर ऐसा किया, ऐसा चोट लगा जैसे कि पैरालाइज्ड हो गया व्यक्ति, तो वो भी गंभीर चोट की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रुपीकरण, जैसे किसी को एसिड फेंक देना किसी का, वो भी ग्रेवियस हर्ट की श्रेणी में आता है। साथ ही साथ किसी के पत्थर से हिट करते हैं, तो इन सब चीजों को आप देखिए जिससे कि चेहरा और ये जो है पहचान में नहीं आए, अस्थायी उसका विद्रुपीकरण हो जाए। सातवां ये कहा गया अस्थि या दांत का भंग कर देना, मतलब दांत जो एनामिल जो है वो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। जीके का एक सवाल है ये कि एनामिल जो है वो शरीर की सबसे मजबूत ये हड्डी है, और उसको जो है हम उसको तोड़ करके, मतलब दांत को तोड़ देना, ये भी एक ग्रेवियस हर्ट की श्रेणी में है। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं किसी को, किसी ने विलन को, हीरो ने मारा और उसके दांत बाहर आ जाते टूट के, वो गंभीर चोट है। आठवां जो पॉइंट है, यहाँ से आपको टेक्निकली ये पूछ सकता है कि आप ऐसी उपहति कारित करते हैं जिससे कि उसके उपहति कारण व्यक्ति 20 दिन, यहाँ देखिएगा 20 दिन, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, इस 20 को या तो 15 कर देगा, 10 कर देगा, 25 कर देगा, 30 कर देगा, उसको तीव्र शारीरिक पीड़ा रहता है या अपने मामूली कामकाज करने में वो असमर्थ रहता है, तो ये कहा जाएगा कि इन सब कंडीशन में कि ग्रेवियस हर्ट किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तो 321 में है स्वेच्छा घोर उपहति करना, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है या संभाव्य है कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छा उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। सिंपली आपको वो चीजें पता है कि किसी को हम आंख पर अगर थप्पड़ से मारते हैं या किसी से मारते हैं तो उसको उपहति हर्ट होगा, लेकिन फिर भी आप वॉलेंटरली ऐसा कार्य करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। ठीक उसी प्रकार से 322 में ये कहा गया है कि वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, आपको ये पता है कि अगर हम किसी को डंडे से मारेंगे तो उसका सर फट जाएगा,
या उसका हड्डी टूट जाएगा, फिर भी आप उसको कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट। सिंपली आपको इन चीजों को सिंपल इसी तरीके से याद रखना है ताकि आप एग्जाम में रिकॉल कर पाए और एग्जाम को क्रैक कर पाए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 322 हुआ। अगर एक इंपॉर्टेंट चीज बताए तो 319 में हर्ट को डिफाइन किया गया, 321 में उसका वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट के बारे में बताया गया है। वहीं इसकी जो दंड है वो एक छोड़ करके फिर 323 में वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए दंड के बारे में बताया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि एक एक छोड़ करके हर्ट के बारे में बताया गया है। ये कहा गया है कि अगर आप वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट करते हैं तो आपको किसी भी भांति का कारावास हो जाएगा, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, या जो 1000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको दंड याद रखना है। हो सकता है कि आपको दंड के साथ ही कंडीशनल सवाल पूछ ले कि स्वेच्छा वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए जो दंड है वो 2 वर्ष की सजा है, या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का है, या 2000 रुपये तक का है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है कि 324 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना, मतलब 324 भी उपहति से संबंधित है, लेकिन ये क्या है, डेडली वेपन्स या फिर खतरनाक आयुधों के साथ जो है, हेजार्डस जो भी आयुध है उसके साथ अगर कोई करता है, तो जैसे क्या हुआ, ये अपराध की प्रकृति गंभीर हो गई, तो उसका पनिशमेंट भी गंभीर हो जाएगा। क्या होगा, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हमने वॉलेंटरली जो हर्ट से संबंधित सेक्शन कौन से देखे, 319, 321, 323 और 324। इसके बाद जो है ग्रेवियस हर्ट से संबंधित 320, 322 और उसके बाद 325 और 26। 325 में क्या दिया है, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट दिया है, उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 के उपबंध है, जो कोई शिक्षा उपहति कारित करेगा, दोनों में से किसी भांति की कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक उसी प्रकार से अगला जो सेक्शन है उसमें खतरनाक आयुध या साधन जुड़ जाएगा, और उससे ग्रेवियस हर्ट अगर कोई करता है तो ये और पनिशेबल ज्यादा हो जाएगा। इसमें 7 की जगह अवधि कितनी हो गई, 10 वर्ष की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो हर्ट और ग्रेवियस हर्ट से संबंधित ये सेक्शन आप याद रखिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है 326A। इससे एएसआई में सवाल पूछा गया था और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 326A को बाद में जोड़ा गया इसको 2008 में। किससे संबंधित है ये, एसिड अटैक से। अम्ल आदि का प्रयोग कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, किसी के चेहरे पर एसिड फेंक देना या एसिड से किसी प्रकार से उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये ग्रेवियस हर्ट की श्रेणी में आता है। और इसके लिए पनिशमेंट कितना दिया गया है, वह दोनों में से किसी भारतीय कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जा सकेगा, दंडनीय होगा। साथ ही साथ इसको क्या करना है, ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्ति युक्त हो, वह जुर्माना संदत्त किया जाएगा, उसको दिया जाएगा। तो 326A में आपको एसिड अटैक के बारे में है, और 326B में क्या है, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, स्वेच्छा अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने का प्रयत्न करना, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक वॉलेंटरली है, उसके लिए बताया गया है। तो जब ये अटेम्प्ट है तो इसमें थोड़ा सा इसको कम किया गया है कि कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक हो सकेगी उससे दंडित किया जाएगा। यहाँ देखिए आप, 5 वर्ष से कम नहीं होगा, और जो बढ़ा करके 7 वर्ष तक होगा दंडनीय किया जाएगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो एक्चुअली एक यहाँ कॉमन चीज मैं आपको बता दूं कि भारत में महिलाओं से संबंधित जो भी जेंडर बायस्ड जो भी ऑफेंसेस हैं, उस ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट बहुत ज्यादा रखा गया है। आखिरकार लॉ को पढ़ने के बाद एक चीजें मुझे समझ में आई कि कानून जो बनते हैं या फिर अपराध को रोकने के दो ही तरीके हैं, या तो अपराध के जो कारण है, जो कॉजेज हैं, उस कॉजेज को आप रिलीज कर दीजिए, मतलब उसे हटा दीजिए, या उसको क्या कहा जाए, उस कारण का निवारण कर दीजिए। और सेकेंडली चीजें क्या है कि आप पनिशमेंट की ग्रेविटी को इतना बढ़ा दें कि पनिशमेंट आपका इतना ज्यादा हो जाए कि लोग अपराध करने से डरे,
तो ये दो एक मेथड है जिसके कारण कि अपराध को होने से रोका जा सकता है। और कानून जो बना है उसमें सेकंड वाला मेथड है कि अगर कोई अपराध करने की नियत रखता है, इंटेंशन रखता है, मिन्सिरिया रखता है, तो वो उस अपराध के पनिशमेंट को देख करके वह अपराध करने से रुक जाए। आगे चलते हैं। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आरपीएफ के लिए जो ड्रगिंग के नाम से स्पेशलिस्ट है, ड्रगिंग सेक्शन, जो सेक्शन 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। ड्रगिंग में क्या है, लोग नशे की दवाई या अन्य कोई ऐसी चीजें खिला देते हैं जिससे कि आदमी बेहोश हो जाता है और उसके बाद वह उसके सामान जान माल का नुकसान करता है। तो इस तरह की चीजें देख करके है, तो यहाँ पर इसके लिए कारावास जिसकी अवधि कितनी 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो हमने देख लिया यहाँ 328 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने देखा अभी, 319 हर्ट, 320 ग्रेवियस हर्ट, 321 वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, 322 वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, 323 पनिशमेंट फॉर कॉजिंग वॉलेंट्री हर्ट एंड 324 जिसमें कि खतरनाक आयुधों के साथ जो है हैजर्डस आयुधों के साथ हम अगर उपहति कारित करते हैं। 325 में पनिशमेंट फॉर ग्रेवियस हर्ट, 326 में खतरनाक आयुधों के साथ अगर आप ग्रेवियस हर्ट करते हैं। 326 ए हमने देखा जहां पर हमने एसिड अटैक के बारे में देखा, 326 बी जहां पे अटेम्प्ट टू एसिड अटैक के बारे में देखा, एंड उसके बाद 328 देखा जहां ड्रगिंग के बारे में बताया गया है, अपराध के विषय, अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। तो इतना आप जान गए हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखते हैं कौन सा है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे सदोष अविरोध और सदोष परिरोध के बारे में। तो एक यहाँ पर आपको रिकॉल करा दें, हमने पढ़ा था शरीर संबंधी शरीर संबंधी और संपत्ति संबंधी अपराध के विषय में, तो वहां पर हमने सदोष परिरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में, सॉरी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में पढ़ा था, जहां पर कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है जिसमें सामने वाले की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। तो आज के इसमें आपको समझ में आएगा कि क्या है सदोष अवरोध, क्या है सदोष परिरोध। तो धारा 339 में आपको सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति को सदोष अवरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आम रास्ता है, पब्लिक वे है, और पब्लिक रास्ते को हमने क्या किया, कोई 4-5 आदमी बैठे और बोले कि इधर से इस व्यक्ति को नहीं जाने देना, जबकि उसको उस तरफ से जाने का अधिकार है, उसका वो संवैधानिक अधिकार है, फिर भी वो नहीं जाने देता है, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि वह सारे व्यक्ति उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन अपराध मतलब सदोष अवरोध कर रहे हैं। वहीं सदोष परिरोध की परिभाषा 340 में दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार से सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है। और यह कहा जाता है मतलब कोई व्यक्ति है, वो घर में है और उस घर के बाहर 5 आदमी बैठे हैं कि आज घर से निकलेगा तो इसका हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वो घर के अंदर ही रहेगा। तो ये चीजें क्या होगी, ये कहेगी सदोष परिरोध। एक घेरे के अंदर अगर वो हो जाता है तो ये कहा जाएगा कि सदोष परिरोध करता है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, सदोष परिरोध, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को आपने समझ लिया। अब इसमें भी देखिएगा एक छोड़ के है, 329 में सदोष अवरोध डिफाइन किया है, 341 में इसका पनिशमेंट है सदोष अवरोध, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए। ये कहा गया है, ये सिंपल है कि छोटा मोटा दंड है इसमें, सादा कारावास जिसकी अवधि कितनी है, 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक होगा, या दोनों से दंडनीय होगा। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक छोड़ करके सदोष परिरोध के लिए दंड है 342। सदोष परिरोध क्या है, थोड़ा ग्रेविटी ज्यादा है तो इसमें पनिशमेंट ज्यादा होगा। इसमें अवधि कितनी हो गई, 1 माह उसमें है, इसमें 1 वर्ष तक की हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और फाइन अप टू 1000 रुपीज और बोथ। ये चीजें आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पनिशमेंट हो गया है। ये इतना सा, ये चारों सेक्शन आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें देख लेना है, 343 3 या अधिक दिन के लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 या अधिक दिनों के लिए 344 है, तो 3-10 आप याद रखेंगे, 43-44 आपको याद रह जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी को जो है गुप्त स्थान पर सदोष परिरोध कर दिया जाता है,
पता नहीं कि उसको कहाँ पर जाकर के रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है। तो ये 346 है, और इसके लिए क्या होगा, पनिशमेंट और ज्यादा हो जाएगा, 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष हो गया, और 2 वर्ष तक का कारावास होगा, इससे दंडित किया जाएगा। इसके बाद 347, 348, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, हम लोगों के लिए आरपीएफ के संबंधित नहीं है। इसके बाद हम लोग क्रिमिनल फोर्स के बारे में जानेंगे कि आपराधिक बल क्या है, क्योंकि आपराधिक बल और हमला दोनों चीज हम लोग को जानना आवश्यक है। कि जब भी हमने पढ़ा अनलॉफुल असेंबली, वहां पर भी क्रिमिनल फोर्स के बारे में बताया गया, असॉल्ट के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले सेक्शन 349 आपको याद रखना है, फोर्स बल के बारे में बताया गया है। लेकिन 350 में यह बताया गया है कि क्रिमिनल फोर्स क्या है। क्रिमिनल फोर्स मतलब ऐसा, अगर सिंपली लेहमैन की भाषा में समझे तो इस प्रकार के फोर्स का उपयोग करना जो कि किसी अपराध की नियत से किया गया हो। अब हम इस सेक्शन को पढ़े तो वही चीज लिखा है इसमें, जो किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, उसका कंसेंट नहीं है, सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए, या उस व्यक्ति को जिस पर ऐसे बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने का आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से संभाविता कारित करेगा या जानते हुए शासन करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाएगा। तो लेमन की भाषा में कि जैसे ही फोर्स यूज किया जा रहा है, किसके लिए, फॉर क्रिमिनल इंटेंशन, किसी भी प्रकार से अपराध करने के नियत से, या उसको इंजुरी, फियर, या इस तरीके की चीजों के लिए किया जा रहा है, तो ये कहा कि वह आपराधिक बल करता। वही 351 में हमला, असॉल्ट के बारे में बताया गया। ये कहता है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है कि यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह ऐसा विक्षेप या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है। मतलब कि एक तो क्रिमिनल फोर्स का उपयोग कर ही रहा है इसमें, लेकिन क्रिमिनल फोर्स को इंप्लीमेंट कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड असॉल्ट। तो 350, 349, 50 और 51 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे, क्रिमिनल फोर्स का उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए 353 आपको याद रखना है, ये हम लोगों से संबंधित है। जैसे लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। जैसे आप अपने ड्यूटी पर तैनात हैं, और उस ड्यूटी पर तैनात हैं, और आपके ऊपर ऐसा हमला या आपराधिक बल होने का भय कारित किया जा रहा है, जिससे कि आप अपने ड्यूटी को सही से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 353 के तहत पनिशिबल हो जाता है। इसके बाद 354 यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। 354 क्या कहा गया है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो हरासमेंट जो है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से किया गया है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो भी अपराध है स्त्री से संबंधित है, उसमें पनिशमेंट को ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश की गई है। इसमें भी देखिए आपको ये कहा गया है कि कारावास जो 1 साल से कम नहीं होगा, किंतु 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 354 के बाद 354 ए बी सी डी हम लोग देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित है, और इस पर अभी सारे गवर्नमेंट एजेंसियां जो है अपने अपने काम देख रही है, और ये इस पर बहुत ज्यादा फोकस भी किया जा रहा है। जैसे 354 ए में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल हरासमेंट के लिए पनिशमेंट। मतलब एक ही सेक्शन में ये बता दिया गया कि सेक्सुअल हरासमेंट आखिर होता क्या है और इसके लिए पनिशमेंट क्या है। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा शारीरिक संपर्क या कोई ऐसी क्रिया या अवांछित और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्लिमित हो, तो ये कहा, अंतर्वलित हो, तो ये कहा जाएगा कि आप सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। किसी से लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करते हैं, तो वह सेक्सुअल हरासमेंट आता है। किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् अश्लील साहित्य दिखाते हैं, तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। या किसी पर जेंडर बायस टिप्पणी करते हैं, लैंगिक आभासी टिप्पणियां, वो बहन जी, ये तो बहन जैसी बहन जी लगती है, इस तरीके की चीजें, और ये कैसे दिखने में क्या माल है, इस तरह के जो अभद्र शब्द, जो लैंगिक टिप्पणियां हैं, जो अक्सर आपको सुनने में आते हैं, ये सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आता है, और ये कहा जाएगा कि वो सारा पुरुष जो है लैंगिक उत्पीड़न का अपराधी हो। अब इसमें जो हमने चारों चीजें पढ़ी, उन चार में से ये कहा गया
कि 1, 2 और 3 में अगर अंतर्विष्ट है तो उसके लिए जो कारावास है वो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना और इससे दंडित होगा। और लास्ट वाला जो है जेंडर बायस टिप्पणी अगर करता है तो उसके लिए थोड़ी सजा कम है, उसके लिए अवधि 1 वर्ष तक की या जुर्माने या उससे दंडित किया जाए। इसके बाद आए 354 ख। यहाँ से आपको मिलान करे में सवाल आ सकता है क्योंकि ए बी सी डी चारों दे देगा, ऊपर नीचे जिगजैग कर देगा और कहेगा कि आप इसको मैच द करेक्टली, इस तरीके से करके सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको चारों सेक्शंस याद रखने हैं। 354 बी कहता है विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, मतलब ऐसा हमला करना जिससे स्त्री के कपड़े या उन्हें विवस्त्र करने का प्रयास किया गया हो। तो इसके लिए क्या पनिशमेंट है? इसके लिए पनिशमेंट है 7 वर्ष तक का, सॉरी 3 वर्ष से कम का नहीं होगा कारावास, जो कि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद 354 सी या 354 ग कहा जाए दृश्य रथिकता, वॉयरिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, कि जहां पर कि स्त्री के लिए जो चीजें रखी गई है, मतलब कि एक तरह से कहिए कि स्त्री को एकटक देखता है या फिर उसका कोई ऐसा प्राइवेट फोटोज खींचता है, इसी प्रकार की चीजें करता है। जैसे कि मॉल वगैरह में आप चेंजिंग रूम में फोटो वीडियोस ये सारी चीजें होते हैं, वो सारी वॉयरिज्म की श्रेणी में आते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि 3 वर्ष तक से कम, 3 वर्ष तक का होगा, सॉरी कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर वो दोबारा ऐसा चीज करता है तो वो गंभीरता की श्रेणी में लिया गया है, जिसमें 3 साल से कम नहीं और 7 साल तक और जुर्माने से दंडनीय होगा। इसके बाद 354 डी में स्टॉकिंग के बारे में बताया गया है, पीछा करना। पीछा करने का मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं है। यहाँ अगर आप किसी को सोशल मीडिया पर भी पीछा करते हैं या किसी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं तो भी यह पीछा करना कहा गया है। लेकिन अब किसी को सोशल मीडिया पर या ऐसे पीछा कर रहे हैं अपराध को साबित करने की श्रेणी में, तो उसे पीछा करने की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो 354 डी में आपको स्टॉकिंग के बारे में बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आप यहाँ तक सारी चीजें समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं, व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्संग के विषय में, मतलब किडनैपिंग और एबडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो ये कहा गया है कि 359 में आपको व्यपहरण के बारे में बताया गया है। व्यपहरण को अंग्रेजी में कहेंगे किडनैपिंग, किडनैपिंग। चलिए व्यपहरण है, व्यपहरण दो किस्म का होता है, भारत में व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षण से व्यपहरण। इसके बाद आपको अपहरण के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है 362, अपहरण के बारे में दिया गया है। तो 359 को आप याद रखिए व्यपहरण, और 362 को याद रखिए जिसमें अपहरण के लिए बताया गया है। 363 में आपको व्यपहरण के लिए दंड है जो 359 में बताया गया है। और जो अपहरण के लिए एक्चुअली दंड इसमें उसी सेक्शन में शायद डिफाइन किया गया है, एक मिनट देख ले, नहीं उसमें नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं अपहरण के लिए दंड कहाँ पर दिया गया है। 364, चलिए तो अपहरण के बारे में जो है इसमें दंड के बारे में यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। आप 364 में देख सकते हैं व्यपहरण या अपहरण से संबंधित इन चीजों के बारे में यहाँ पर पनिशमेंट दिया हुआ है हत्या करने के लिए, व्यपहरण या अपहरण। तो 364 तक, तो हमने आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 364 तक देखा कि यहाँ पर क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। और आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है आपके लिए रिवीजन काफ़ी आसानी से हो रहा होगा। तो इसी तरीके से हम लोग फटाफट रिवीजन करते चलेंगे, रोज आपके लिए एक वीडियो ऐसे ही आता रहेगा। सारे लॉ हम लोग एग्जाम से पहले डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आईपीसी थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, सीआरपीसी थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे सेक्शंस देखेंगे और बड़े आसानी से सारी चीज़ें हम लोग एग्जाम से पहले रिकॉल कर लेंगे और आशा करेंगे कि आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी लाभदायक साबित हो रही हैं। अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक हो रहा है तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो का सीरीज आपके लिए और उन सभी लोगों के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और आने वाले एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उनके लिए लाभदायक सिद्ध हो।
अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।